हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 1 अप्रैल का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू वांट टू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ यूपीएससी एनालाइजर देन यू कैन ज्वाइन। आपको लिंक और चैनल का नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, अफस्पा लिफ्टेड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ असम, नागालैंड, मणिपुर। ये न्यूज़ हम एक्सप्लेन पेज में डिस्कस करेंगे। सेकंड न्यूज़ ऑफ चाइना ब्रीचेस एलएसी अगेन, रशिया वोंट हेल्प सेज यूएस डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अब यूएसए के डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इंडिया आए हुए हैं और ये चीफ आर्किटेक्ट भी हैं। जो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं ये उसके चीफ आर्किटेक्ट हैं। इनका ये कहना है कि जो चाइना और रशिया के बीच की रिलेशनशिप है उसमें आने वाले समय में जो रशिया है वो सिर्फ चाइना का जूनियर पार्टनर रहेगा। तो ऐसे में अगर इंडिया ये एक्सपेक्ट करता है कि अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में फिर से ब्रीच होता है, चाइना फिर से ब्रीच करता है, तो रशिया हमारी हेल्प करने आएगा, तो रशिया हमारी हेल्प करने नहीं आएगा। दूसरी बात, इनका ये कहना है कि जो भी इन्होंने यूएसए ने सैंक्शंस लगाए हैं रशिया के ऊपर, इंडिया उनको सर्कमवेंट करने की कोशिश ना करे। तो डायरेक्टली इन्होंने इंडिया नहीं बोला, लेकिन इनका ये कहना है that there will be consequences to countries that actively attempt to circumvent the sanctions। फिर उन्होंने चाइना और रशिया के रिलेशनशिप के बारे में बताया है कि जिसमें जो रशिया है वो एक जूनियर पार्टनर ही बनने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो जो रशिया की इकॉनमी है वो डिपेंडेंट हो जाएगी ऑन द चाइना। एंड द मोर लेवरेज दैट चाइना गेन्स ओवर रशिया द लेस फेवरेबल दैट इज़ फॉर इंडिया। तो इफ़ चाइना वंस अगेन ब्रीच द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रशिया वुड कम रनिंग इन इंडियाज़ डिफेंस। तो ऐसा नहीं होने वाला है। स्ट्रेसिंग दैट फ्रेंड्स डू नॉट सेट रेड लाइन्स। तो इनका बेसिकली यही कहना है कि वी आर वेरी कीन फॉर ऑल कंट्रीज़, और यहाँ पर हमें यूएसए के हम अलाए हैं, तो यूएसए जो कह रहा है कि हम यहाँ पर रशिया को कंडेम करें तो हमें यहाँ पर कंडेम करना चाहिए। दूसरी बात, हम यहाँ पर डॉलर को अंडरमाइन करने की कोशिश ना करें। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पर रशिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं कि रशिया के साथ हम ट्रेड रूपी रूबल में कर लेंगे, लेकिन इनका ये कहना उसकी वजह से डॉलर अंडरमाइन हो जाएगा और यहाँ पर जो यूएसए की इंटरनेशनल हेजीमनी है वो खत्म हो जाएगी। बेसिकली वो यही कहना चाहते हैं। तो वी आर वेरी कीन फॉर ऑल कंट्रीज स्पेशली आर allies and partners not to create mechanisms that prop up the ruble and attempt to undermine the dollar based financial system। We would not like to see anyone taking advantage of the situation। तो उनका यही कहना है कि हम जो हैं इंडिया, वो यहाँ पर रशिया हमें डिस्काउंटेड प्राइसेस में ऑयल दे रहा है और हम उसे ले रहे हैं, तो बेसिकली हम यहाँ पर एक तरीके का एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन से। तो वी वुड नॉट लाइक टू सी एनीवन टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन टू रैपिडली इंक्रीज एनर्जी सप्लाईज एट क्रॉस पर्पसेस विद आर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव इन द सैंक्शंस रिजीम। अब इन्होंने बताया कि सैंक्शंस रशिया के ऊपर कैसे लगाए जाएंगे। अभी हमने 2 फेज सैंक्शंस के देखे जिसमें यहाँ पर हमें इमीडिएट कॉस्ट देखने को मिल रही है। दूसरा ये है कि रशिया से एमएफएन स्टेटस लिया जाएगा। इसके अलावा आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक में जो भी बोरिंग प्रिविलेजेस रशिया के वो सारे छीन लिए जाएंगे। और रशिया जो यहाँ पर एनर्जी सप्लायर है, तो यहाँ पर रशिया एनर्जी सप्लायर नहीं रह पाएगा, क्योंकि यूरोप भी यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो रशिया डिपेंडेंट है, एनर्जी एक्सपोर्ट करता है, तो वो यहाँ पर रशिया को एनर्जी एक्सपोर्ट ये लोग करने नहीं देंगे और बाकी कंट्री से ये लोग डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। तो ये इनकी सैंक्शंस का इन्होंने अपना पूरा प्लान बताया यहाँ पर। अब यहाँ पर ये हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम रशिया को कंडम करें। यूएसए हमारी हेल्प कर सकता है, लेकिन यूएसए हमारी हेल्प करता नहीं। यूएसए हमें पाकिस्तान के एरिया में हमारी हेल्प कर सकता है, जैसे कि यूएसए ने पाकिस्तान को मेजर नॉन नेटो एलाई का स्टेटस दे रखा है, तो वो स्टेटस तो यहाँ पर ले ही सकता है। अगर यहाँ पर चाहता है यूएसए कि उसको लेकर हमारे अंदर विश्वास जागे, कॉन्फिडेंस रहे, तो वो ऐसा कर सकता है। जैसे कि हमें रशिया ने रिलायबिलिटी दिखाई, लेकिन आज तक हमें यूएसए ने तो कभी रिलायबिलिटी नहीं दिखाई। तो यूएसए को पहले यहाँ पर रिलायबिलिटी दिखाना चाहिए कि वो इंडिया का एक रिलायबल पार्टनर है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। SC अपहोल्ड्स हाईकोर्ट ऑर्डर स्क्रैपिंग 10.5% कोटा फॉर वनियार्स इन तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में क्या किया गया था, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस में वनियार को 10.5% का रिजर्वेशन इंश्योर किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इस रिजर्वेशन को यहाँ पर क्वॉश कर दिया, ये कहते हुए कि कोई डेटा नहीं है प्रूव करने के लिए कि वनियार का अंडर रिप्रेजेंटेशन है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे अपहेल्ड द मद्रास हाईकोर्ट जजमेंट स्ट्राइकिंग डाउन द लॉ brought in Tamil Nadu last year that provided 10.5% reservation to vanias within the most backward classes community in government jobs and admission to educational institutions। इसके अलावा इंदिरा साहनी केस को रेफर किया गया है। तो इंदिरा साहनी केस में ये बताया गया था कि सिर्फ कास्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है रिजर्वेशन देने का, लेकिन कास्ट एक सोल बेसिस नहीं हो सकता। तो कास्ट के बेसिस के साथ साथ ये भी आपको इंश्योर कराना है कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम हो। तो सिमिलरली कास्ट कैन बी द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रोवाइडिंग इंटरनल रिजर्वेशन, बट इट इज़ इनकम्बेंट ऑन द स्टेट गवर्नमेंट कि वो रीजनेबलनेस इसकी जस्टिफाई करें कि हाँ इस कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन कम है, इसीलिए हम यहाँ पर रिजर्वेशन दे रहे हैं। फेस ऑफ ओवर सैंक्शंस मोस्ट रशियन ऑयल बायर्स इन यूरोप। तो यहाँ पर यूके की फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया विजिट कर रही हैं, तो उन्होंने
हमने उन्हें अपना स्टैंड डायरेक्टली क्लियर कर दिया है और यहाँ पर जो यूरोप की हिपोक्रेसी है वो भी इनको बता दी, जो वेस्टर्न नेशंस की हिपोक्रेसी है। तो विद सेक्रेटरी ट्रस्ट लिसनिंग, जयशंकर सेड टॉक ऑफ सैंक्शंस लुक्स लाइक अ कैंपेन। तो ये हमें कैंपेन की तरह दिख रहा है कि जो यूरोप है वो तो रशिया से इतना टाइम ऑयल ले रहा था, नेचुरल गैस ले रहा था, और वॉर के बाद हमसे कह रहा है कि जो हम सिर्फ 2% भी नहीं लेते हैं रशिया से, और हमसे कह रहा है कि हम यहाँ पर ऑयल ना लें उससे। तो विद सेक्रेटरी ट्रस्ट लिसनिंग, जयशंकर सेड टॉक ऑफ सैंक्शंस लुक्स लाइक अ कैंपेन एंड इट वॉज यूरोप दैट वॉज बाइंग मोर ऑयल फ्रॉम रशिया देन बिफोर द वॉर। वॉट आई हैव सेड इज अ मेंबर ऑफ द यूके गवर्नमेंट दैट हैज साइड अप। अब इनका ये कहना है, ये यूके की जो फॉरेन सेक्रेटरी थी, कि हमने बुडापेस्ट मेमोरेंडम साइन किया है तो यूक्रेन की सिक्योरिटी को इंश्योर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि इंडिया क्या करे, इंडिया सॉवरेन नेशन, इंडिया जो करना चाहे वो कर सकता है, ये इनका कहना था। जयशंकर रिस्पॉन्डेड बाई अंडरलाइनिंग दैट इन मार्च यूरोप हैड बॉट 15% मोर ऑयल एंड गैस फ्रॉम रशिया देन इट डिड द मंथ बिफोर। तो मार्च की बात चल रही है यहाँ पे, इस मार्च में जहाँ पर वॉर चल रही है, 15% ज़्यादा ऑयल लिया इन्होंने। इफ़ यू लुक एट द मेजर बायर्स ऑफ ऑयल एंड गैस फ्रॉम रशिया, तो यूरोप के ही मोस्टली उसमें बायर्स आपको मिलेंगे। तो वी आरसेल्व्स गेट द बल्क ऑफ आर एनर्जी सप्लाईज फ्रॉम द मिडिल ईस्ट। इंडिया कहाँ से अपने एनर्जी सप्लाईज लेता है? तो बेसिकली हम यहाँ तो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज से लेते हैं। तो अबाउट 7.5 to 8% ऑफ आर ऑयल फ्रॉम द यूएस इन द पास्ट, मे बी लेस देन परसेंट फ्रॉम रशिया। तो रशिया से हम लगभग 1% का सिर्फ सप्लाईज लेते हैं, और ये हमें ब्लेम कर रहे हैं कि हम यहाँ पर डिस्काउंटेड ऑयल क्यों ले रहे हैं और हम यहाँ पर सेंक्शंस को सर्कमवेंट कर रहे हैं। तो व्हेन ऑयल प्राइसेस गो अप, जो इंडिया जैसा कंट्री उसके लिए नॉर्मल है, हम एक डेवलपिंग कंट्री तो हमारे लिए नॉर्मल है, हम यहाँ पर इकोनॉमिक इंपेरेटिव देखेंगे कि कौन सी डील्स हमारे लिए अच्छी हैं। तो बट आई एम प्रेटी श्योर दैट इफ वी वेट 2 or 3 months एंड एक्चुअली लुक एट हु आर द बिग बायर्स ऑफ रशियन गैस एंड ऑयल, तो यहाँ पर जो लिस्ट में होंगे ना वो यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ होंगे। और ये भी जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने ये भी बोला कि हम तो टॉप 10 की लिस्ट में भी नहीं होंगे जब यहाँ पर लिस्ट निकाली जाएगी कि कौन यहाँ पर ज़्यादा वॉर को फंड कर रहा है। अकॉर्डिंग टू देम, अगर हम यहाँ पर ऑयल लेकर रशिया की वॉर को फंड कर रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पर यूरोपियन नेशन ज़्यादा फंड कर रहे हैं। ऑन द इम्पेरेटिव्स ऑफ टेकिंग अ मॉरल पोजीशन, जयशंकर ड्रू पैरेलल्स विद द सिचुएशन। एक बात और यहाँ पर बताई गई है, जब अफगानिस्तान में तालिबान वापस से पावर में आ गया था तो हमें बहुत ज़्यादा फील हुआ था, हमें पता चल रहा था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज इंडिया पे क्या हो सकते हैं, लेकिन यूरोप को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो यूरोप है वो प्रॉक्सिमिटी में नहीं है यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ, हम यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी में है अफगानिस्तान के साथ। सिमिलर सिचुएशन गोज़ फॉर यूक्रेन, यूक्रेन के साथ यूरोप प्रॉक्सिमिटी में है, इसीलिए यूरोप को ऐसा लग रहा है कि हमें यहाँ पर रशिया को कंडेम करना चाहिए, लेकिन अफगानिस्तान को लेकर तो यूरोप को ऐसा नहीं लग रहा था। तो ऑन द imperatives of taking a moral position, Jaishankar drew parallels with the situation in Afghanistan last year and said that how Europe was not affected the same way in India was due to the turn of events in Afghanistan. Jaishankar said, I would say some of it also depends on proximity. तो ये proximity पे डिपेंड कर रहा है। आज यूरोप की बात है तो आप यहाँ पर सारे कंट्रीज में जाकर बता रहे हो कि सैंक्शंस को फॉलो करो, ये करो, वो करो। तो some of it depends on how strongly a particular country or society relates to what is happening. I would say it did not have the same impact in Europe. जब अफगानिस्तान की सिचुएशन थी तब यहाँ पर यूरोप को ज़्यादा फर्क तक नहीं पड़ा था। तो आई थिंक पीपल डेंट नेसेसरली रिलेट टू द कमिंग ऑफ द तालिबान द सेम वे, जैसे कि वो आज आइडेंटिफाई कर रहे हैं यूक्रेन की क्राइसिस के साथ। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। आफ्सपा एंड द नॉर्थ ईस्ट, ये हम डिस्कस करेंगे। Once the decision is notified in the Gazette, AFSPA remains in force in parts of the 3 states as well as in parts of the अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर थर्सडे को एक डिसीजन लिया गया है कि लगभग 23 डिस्ट्रिक्ट्स असम में, इसके अलावा पर्टिकुलरली फ्रॉम 7 डिस्ट्रिक्ट्स इन नागालैंड और 6 डिस्ट्रिक्ट्स इन मणिपुर एंड 1 डिस्ट्रिक्ट इन असम, यहाँ से आफ्सपा को हटा दिया जाएगा। अब आफ्सपा है क्या? आफ्सपा को ड्रैकोनियन कहा जाता है क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस को स्वीपिंग पावर दे देता है कि यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस के पास पावर है कि वो यहाँ पर फायर कर सकते हैं। तो इट अलाउज देम टू ओपन फायर, जिसकी वजह से अगर किसी की डेथ भी हो जाए तो कोई बात नहीं, यहाँ पर वो फायर कर सकते हैं अगेंस्ट एनी पर्सन इन कॉन्ट्रवेंशन। और किन पर्सन के अकाउंट जो कि यहाँ पर आर्म्स को कैरी कर रहे हैं या तो सस्पेशन है कि वो यहाँ पर आर्म्स को कैरी कर रहे हैं, तो बिना वारंट को उनको यहाँ पर अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल, इट अलाउज देम टू ओपन फायर इवन कॉजिंग डेथ अगेंस्ट एनी पर्सन इन कॉन्ट्रवेंशन टू द लॉ और कैरिंग आर्म्स एंड एम्यूनेशन एंड गिव्स देम पावर्स टू अरेस्ट इंडिविजुअल्स विदाउट वारंट। सिर्फ रीजनेबल सस्पेशन पे ये किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सर्च कर सकते हैं प्रमाइसेस बिना किसी वारंट के। अब यहाँ पर आफ्सपा लगाता कौन है? तो पहले आफ्सपा में सेक्शन 3 के अंदर जो डिस्टर्ब्ड है, डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करना पड़ता है। तो जहाँ पर डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है वहाँ पे आफ्सपा लग जाता है। अब डिस्टर्ब्ड एरिया कौन डिक्लेयर करता है? तो वो सेंटर और गवर्नर ऑफ द स्टेट यहाँ पर डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करते हैं। तो इट कैन बी इम्पोज बाय द सेंटर और द गवर्नर ऑफ अ स्टेट ऑन द स्टेट और पार्ट्स ऑफ इट आफ्टर दीज एरियाज आर डिक्लेयर डिस्टर्ब्ड अंडर सेक्शन 3। अब जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट पिछले 60 सालों से आफ्सपा में रह रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट हैज़ लिव्ड अंडर द शैडो ऑफ द आफ्सपा फॉर नियरली 60 ईयर्स। तो बेसिकली उनमें एक एलिनेशन की फीलिंग आ गई, तो इट क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ एलिनेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। द मूव इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प डीमिलिटराइज द रीजन। तो अब यहाँ पर आफ्सपा हटाया जाएगा कुछ डिस्ट्रिक्ट से, तो उसकी वजह से वहाँ पर डीमिलिटराइजेशन होगा और एलिनेशन जो है लोगों का वो थोड़ा कम हो सकेगा।
आफ्टर बीइंग इन फोर्स फॉर मेनी ईयर्स व्हाई हैज़ इट बीन विड्रॉन नाउ? तो अभी इतने सालों से लगा तो अब क्यों हटा दिया गया? तो इसके कुछ रीजन है। पहली बात, इंसर्जेंसी में कमी देखने को मिली। तो ओवर द लास्ट 2 डेकेड्स वेरियस पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट हैव सीन अ रिडक्शन इन इंसर्जेंसीज, सम ऑफ देम अप टू 60 ईयर्स ओल्ड। इसके अलावा जो मेजर ग्रुप्स हैं, गवर्नमेंट के साथ उनकी टॉक्स चल रही है और वो यहाँ पर पीस के लिए राजी हो चुके हैं। जैसे कि नागालैंड जो मेजर ग्रुप्स हैं, नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स, NSCN, इन सब की टॉक्स चल रही है गवर्नमेंट के साथ और ये टॉक्स एकदम एडवांस्ड स्टेज पर पहुँच चुकी है। नागालैंड में इसके अलावा मोन में किलिंग्स हो गई थी और वो बेसिकली यहाँ पर जिनकी किलिंग्स हुई थी वो सिविलियंस ही थे। तो इन नागालैंड द किलिंग ऑफ 14 विलेजर्स इन ऑटिंग मोन इज सीन एज हैविंग हैड अ टेलिंग इम्पैक्ट ऑन रिवाइविंग द डिमांड टू रिपीट आफ्सपा। फिर यहाँ पर डिमांड आने लगी कि आफ्सपा को हटाओ, ऐसे सिविलियंस की किलिंग होगी। तो बेसिकली कुछ रीजंस है जिसकी वजह से यहाँ पर आफ्सपा को हटाया जा रहा है। अब वाई वॉज आफ्सपा इम्पोज ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न इन द फर्स्ट प्लेस? तो पहली बात, आफ्सपा को लगाया ही क्यों गया? तो 1950s में नागा नेशनल काउंसिल बनाई गई थी जो कि NSCN की प्रेडेसेसर है। जब NSCN बनाया गया था तो उनको क्वेल करने के लिए असम पुलिस फोर्सेस का यूज़ किया गया था। तो असम पुलिस फोर्सेस एलिजिडली यूज फोर्स टू क्वेल द मूवमेंट एज एन आर्म्ड मूवमेंट टू रूट इन नागालैंड। फिर नागालैंड में एक हमें आर्म्ड देखने को मिला, आर्म्ड मूवमेंट देखने को मिला। उसके बाद आफ्सपा को पार्लियामेंट में पास किया गया और सब्सिक्वेंटली पूरे स्टेट में, असम के पूरे स्टेट में लगा दिया गया आफ्सपा को। फिर यहाँ पर मणिपुर में भी लगा दिया गया क्योंकि मणिपुर में भी 3 नागा डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में हमें यहाँ पर इंसर्जेंसी देखने को मिली थी। इसके अलावा जहाँ भी सेशनिज्म और नेशनल मूवमेंट्स की बात की गई, तो जहाँ पर ये कंट्री से अलग होने की बात करते थे, सेशनिस्ट मूवमेंट और नेशनलिस्ट मूवमेंट्स की बात की गई, जहाँ जहाँ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में हमें ऐसा देखना मिला, वहाँ पर आफ्सपा को एक्सटेंड किया गया और इम्पोज किया गया। In Nagaland, 60 years of living under the AFSPA regime has had psychological consequences, trauma and alienation of the people. अब हर जगह मिलिट्री की वजह से क्या हुआ, हर जगह लोगों को यहाँ पर फ्रिस्क किया जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, लोगों में एक तरीके का एलिनेशन क्रिएट हो गया। इसके अलावा बहुत सारे फेक एनकाउंटर्स हुए हैं। यहाँ पर जो आर्मी को पावर दे दी गई है कि आप ओपन फायर कर सकते हो, तो जिसकी वजह से बहुत सारे फेक एनकाउंटर्स हुए। लगभग 1528 फेक एनकाउंटर्स हुए हैं जो कि स्टेट में देखे गए। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन बिठाई 6 ऑफ दीज केसेस को स्क्रूटनाइज करने की और पता चला कि इन 6 केसेस में यहाँ पर जो एनकाउंटर्स हुए थे वो सारे फेक थे। तो आर देयर एनी चेक्स एंड बैलेंसेस? क्या कोई चेक्स और बैलेंसेस है? तो हाँ, चेक्स और बैलेंसेस है। यहाँ पर फायर ओपन करने से पहले जो आर्मी है वो वार्निंग देती है। तो दिस कांट बी डन विदाउट प्रायर वार्निंग गिवन टू द सस्पेक्ट। तो यहाँ पर वार्निंग देती है। तो इट सेज दैट आफ्टर एप्रीहेंशन ऑफ द सस्पेक्ट्स, और अगर वार्निंग के बाद भी वो अप्लाई नहीं करता तो यहाँ पर फायर ओपन की जा सकती है। इट सेज दैट आफ्टर एप्रीहेंशन ऑफ द सस्पेक्ट्स, जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो यहाँ पर अरेस्ट करने के बाद लोकल पुलिस स्टेशन में दे देगी। तो इट सेज द आर्म्ड फोर्सेज मस्ट एक्ट इन कोऑपरेशन विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। और यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेज को एक इंडिपेंडेंट एजेंसी की तरह काम नहीं करना है। अब व्हाट अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड? अब क्या अटेम्प्ट्स किए गए कि आफ्सपा को हटाया जाए? तो उसके लिए आरोम शर्मिला, उन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी 16 साल की मणिपुर में, बेसिकली 16 साल के लिए मणिपुर में आफ्सपा को हटाने के लिए। तो इन 2000 द एक्टिविस्ट आरोम शर्मिला बिगेन अ हंगर स्ट्राइक दैट वुड कंटिन्यू फॉर 16 ईयर्स अगेंस्ट आफ्सपा इन मणिपुर। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी बनाई थी। उनका भी ये कहना था कि जो आफ्सपा है वो हाईली अनडिजायरेबल है और इसे हटा देना चाहिए। फिर सेकंड ARC कमीशन में वीरप्पा मोइली, इन्होंने भी इन्हीं रिकमेंडेशंस को एंडोर्स किया था कि आफ्सपा को हटा देना चाहिए। अब व्हाट पोजीशंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स टेकन ऑन द लॉ? तो स्टेट गवर्नमेंट्स का यही कहना है कि जो आफ्सपा है उसको हटाया जाना चाहिए। तो वाइल द एक्ट गिव्स पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो मैंने आपको बताया कि सेंटर और गवर्नर के पास यहाँ पर पावर है कि किसी भी एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करना और वहाँ पे आफ्सपा इम्पोज हो जाता है। अब एक्ट में तो ये लिखा है कि कंसल्टेशन किया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और यहाँ पर कंसल्टेशन करती भी है। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि यहाँ पर जो सेंटर है वो कंसल्टेशन नहीं करती स्टेट गवर्नमेंट के साथ। तो वाइल द एक्ट गिव्स पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू यूनिलेटरली टेक डिसीजन टू इम्पोज आफ्सपा, दिस इज यूजुअली डन इनफॉर्मली इन कॉन्सोनेंस विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो बेसिकली इनफॉर्मली यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के साथ कॉन्सोनेंस की जाती है। तो सेंटर टेक्स इस डिसीजन आफ्टर रिसीव्ड अ रिकमेंडेशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। तो देयर हैव बीन इंस्टांसेस जहाँ पर सेंटर ने ओवर रूल कर दिया स्टेट को, जैसे कि आफ्सपा जब त्रिपुरा में लगाया गया था तब यहाँ पर स्टेट ने उसके अगेंस्ट बोला था कि नहीं, आफ्सपा नहीं लगाया जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी सेंटर ने लगाया था। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना, तो यहाँ पर आपको डिस्टर्ब एरिया कौन डिक्लेयर कर सकता है अंडर सेक्शन 3 ऑफ द आफ्सपा, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कमेटी बनी, जैसे कि जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी, ये आपको पता होना चाहिए, वीरप्पा मोइली, इतना आपको पता होना चाहिए। एज सच बाकी इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी है हमने पढ़ लिया। व्हाट इज जीनोम एडिटिंग एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम GM टेक्नोलॉजी? अब जीनोम एडिटिंग और GM टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है ये हम देखेंगे। अ डेकेड एगो अ टेक्निक टू कट DNA। अब लगभग डेकेड एगो एक टेक्निक पता चली थी जिससे DNA स्ट्रैंड्स को कट किया जा सकता है और जीन्स को एडिट किया जा सकता है। तो अ टेक्निक टू कट DNA स्ट्रैंड्स एंड एडिट जीन्स वाज डिस्कवर्ड, जिसकी वजह से यहाँ पर साइंटिस्ट ने क्या किया, DNA स्ट्रैंड को वो कट करते और यहाँ पर नया जीन लगा देते जैसे भी उनको ट्रेड चाहिए होती। इसको बोला गया क्रिस्पर। ये क्वेश्चन आ चुका है, क्रिस्पर क्या है? तो क्रिस्पर क्या है? क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड पैलिंड्रोमिक रिपीट जीन एडिटिंग टेक्निक। तो जीन एडिटिंग टेक्निक है क्रिस्पर। अब इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है।
जो एडिट है कि कैसे डीएनए को एडिट किया जाता है, उसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, SDN1, SDN2, SDN3। SDN1 में क्या होता है, कोई बाहर से फॉरेन इंसर्शन नहीं होगा, तो इट इंट्रोड्यूसेस चेंजेस इन द होस्ट जीनोम्स डीएनए थ्रू स्मॉल इंसर्शन डिलीशंस विदाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ए फॉरेन जेनेटिक मटेरियल। और SDN2 में भी कोई फॉरेन जेनेटिक मटेरियल नहीं लेकर आया जाता है। तो बेसिकली SDN1 और SDN2 में कोई भी यहाँ पर एलियन जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। लेकिन अगर हम GMO डेवलपमेंट देखें तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, फॉरेन जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है। और जैसे कि हम देखते हैं कि बीटी कॉटन में, तो सॉइल बैक्टीरिया इज द बेस्ट सोर्स ऑफ जीन्स, तो यहाँ पर सॉइल बैक्टीरिया के यूज़ करके जीन्स बनाए जाते हैं। जैसे कि कॉटन फॉर एग्जांपल, कॉटन में Cry1AC और Cry2AB जीन्स को माइन किया गया था फ्रॉम द सॉइल बैक्टीरियम। तो सॉइल से एक बैक्टीरिया निकलता है बेसिलस thuringiensis, जिसको बीटी बोलते हैं, अलाउज द कॉटन प्लांट टू जनरेट एंडोटॉक्सिन टू फाइट द पेस्ट पिंक बॉलवर्म। अब जो कॉटन, उसमें एक प्रॉब्लम देखी जाती थी कि उसकी ईल्ड कम हो जाती थी क्योंकि यहाँ पर बॉलवर्म की प्रॉब्लम थी। लेकिन इसमें यहाँ पर हमने एडिटिंग की और इसके अलावा यहाँ पर फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से वो एक एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करने लगा और जिसकी वजह से वो फाइट कर सकता था टू द पेस्ट पिंक बॉलवर्म। इसकी वजह से कॉटन की ईल्ड भी बढ़ गई। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि यहाँ पर 3 टाइप्स के होते हैं। जो GMO होता है उसमें यहाँ पर फॉरेन जीन का भी इंट्रोडक्शन होता है, लेकिन SDN1 SDN2 में यहाँ पर फॉरेन जीन का इंट्रोडक्शन नहीं होता है। व्हाट्स इन इंडियाज़ मैरीटाइम डील विद श्रीलंका। अब यहाँ पर हमने श्रीलंका के साथ किया है MRCC, जिसकी फुल फॉर्म है मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर इन कोलंबो। अब इससे क्या होगा, तो एग्रीमेंट इनहेंसेस कोऑपरेशन ऑन द मैरीटाइम सिक्योरिटी इन अ पार्ट ऑफ द इंडियन सी। तो बेसिकली यहाँ पर सर्च किया जाएगा, रेस्क्यू किया जाएगा, जो भी कोस्ट लाइन है वहाँ पर सर्च और रेस्क्यू हमेशा चलता रहेगा, ताकि अगर कोई भी वेसल इमरजेंसी में तो उसकी हेल्प की जा सके, कोई भी लोग फंसे हुए तो उनको रेस्क्यू किया जा सके, और कोई भी डिजास्टर्स हैं जैसे कि ऑयल स्पिल्स तो उनको रोका जा सके। तो MRCCs आर अ पार्ट ऑफ एन इंटरनेशनल नेटवर्क अंडर द यूएन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बात करते हैं कि सी लेन को मॉनिटर किया जाए। तो सी लेन को मॉनिटर किया जाए ताकि अगर कोई भी इमरजेंसी आए सीज़ में तो उसको यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया जा सके। तो लेकिन यहाँ पर जो SRR है, सर्च एंड रेस्क्यू रीजन, ये सारे कंट्री अपना खुद का करेंगे। जैसे इंडिया में कोस्ट गार्ड जो है वो कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है फॉर द वर्क ऑफ MRCCs, श्रीलंका में ये नेवी है। अब प्रॉब्लम ये है कि श्रीलंका में इसके अगेंस्ट ऐसे प्रोटेस्ट देखने को मिले कि गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन करा रही है इंडिया से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। श्रीलंका में उनकी नेवी ही करेगी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ MRCC इज हाईली एसेंशियल टू इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड टू द सर्च एंड रेस्क्यू सर्विसेज ऑफ वेसल्स इन डिस्ट्रेस ऑपरेटिंग इन द रीजन। और जो श्रीलंका नेवी है वही यहाँ पर अथॉरिटी है फॉर कंडक्टिंग मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन फॉर कमर्शियल शिप्स अराउंड द आइलैंड्स SAR रीजन। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो श्रीलंका में श्रीलंका ही करेगा। बस MRCC में क्या है कि यहाँ पर कोलैबोरेशन किया जाएगा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो एक दूसरे कंट्री को जल्दी से बता दिया जाए रियल टाइम बेसिस पे। तो एंगेजमेंट इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट इंटरऑपरेबिलिटी एंड सीमलाइज मैरीटाइम एक्शंस सच एज एंटी स्मगलिंग एंड एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस इन द इंडियन ओशन रीजन। तो यहाँ पर ये बात लिखी भी है, दिस MRCC विल बी एबल टू शेयर रियल टाइम इन्फॉर्मेशन विद इट्स इंडियन काउंटर पार्ट्स। ये आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं, वैसे हम देख लेते हैं। द आर्मीज गवर्नमेंट, अभी यहाँ पर जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने वाला है, क्योंकि उनकी जो कोalition वाली पार्टीज थी उन्होंने अपोजिशन के साथ हाथ मिला लिया है। तो अनदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग ऑफिस विदाउट कंप्लीटिंग हिज टेन्योर। तो पाकिस्तान में आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना 5 साल का टेन्योर पूरा किया नहीं है। अभी हाइब्रिड अरेंजमेंट था, आर्मी ने यहाँ पर हेल्प की थी पाकिस्तान, जो इमरान खान है उनको यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनने में। तो दिस रिजल्टेड इन हाइब्रिड अरेंजमेंट, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आर्मी है वो अपनी पावर को तो कहीं ना कहीं एक्सरसाइज करेगी अगर उसने हेल्प की यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनने में। इसके अलावा पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा चल रही थी, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रखा है, जो पाकिस्तानी रुपये है वो यहाँ पर स्लाइड कर रहा है, उनके फॉरेक्स रिजर्व्स कम होते जा रहे हैं, डेट बर्डन बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा उनकी जो फॉरेन पॉलिसी वो भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है, बाइडन जो है उनसे बात नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने तो उनसे अपना लोन तक वापस मांग लिया था। इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने जो डिफर्ड पेमेंट्स हैं वो तक इनके लिए ख़त्म कर दिए। तो बेसिकली इनकी फॉरेन पॉलिसी भी अच्छी नहीं है, डोमेस्टिक पॉलिसीज़ भी अच्छी नहीं है, इतना ज़्यादा डेट पड़ रहा था। तो प्रॉब्लम यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। अब जो इमरान खान है, इमरान खान चाहते थे जो फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ISI के वो फैज़ हमीद रहें, लेकिन जो आर्मी चीफ थे कमर जावेद बाजवा वो ऐसा नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से इन दोनों में कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिली। उसके बाद आर्मी ने हेल्प करना बंद कर दिया। यहाँ पर जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं और फिर जो पार्टीज़ है वो यहाँ पर दूसरी तरफ चली गई, अपोजिशन के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया, तब अब ये पावर से जा रहे हैं। अब कौन पावर में आ सकते हैं, तो आ सकते हैं प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ, जो कि हैं नवाज़ शरीफ के छोटे भाई शायद। तो हु इज़ मोर एक्सेप्टेबल टू द आर्मी दैन हिज एल्डर ब्रदर नवाज़। तो नवाज़ को हटाने के लिए आर्मी ने यहाँ पर इमरान खान को यहाँ पर हेल्प किया था। अब आपको देखकर लग रहा होगा कि पाकिस्तान में तो बहुत अच्छी डेमोक्रेसी है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो रहा है ये, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। अब यहाँ पर जो इमरान खान है उनका ये भी कहना है कि जो USA है वो उनको यहाँ पर पावर से हटाने की कोशिश कर रहा है।
तो ही एलिजेस अ फॉरेन कॉन्स्पिरेसी एंड फंडिंग टू आउस्ट हिम एंड हैज़ प्लेड अ लेटर पर्परेटली। उन्होंने ये भी बोला है कि यहाँ पर जो अमेरिका उसने चिट्ठी लिखी है और यहाँ पर हटाने की बात की है, ये सब अब हम नहीं डिस्कस करेंगे, बहुत ही यूजलेस आर्टिकल था ये। डेथ ऑफ ए डॉक्टर फोरटोल्ड। अब क्या हुआ, एक डॉक्टर है अर्चना शर्मा, इन्होंने सुसाइड कर लिया है। बेसिकली इनके यहाँ कोई पेशेंट आया होगा, लेकिन पेशेंट की डेथ हो गई। अब पेशेंट की डेथ हो गई, वो हो सकता है किसी मेडिकल रीज़न की वजह से डेथ हुई थी, लेकिन इनको यहाँ पर परेशान किया जाने लग गया, इनकी फैमिली को परेशान किया जाने लग गया, तो इन्होंने सुसाइड कर लिया। तो यहाँ पर ऑथर ने सबसे पहले कार्ल मार्क्स का एक कोट बताया। कार्ल मार्क्स वंस सेड द सुसाइड ऑफ एन इंडिविजुअल इज द फेलियर ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। ठीक है, दिस ट्रैजिक इंसिडेंट रिवील्स मैनी लेयर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब यहाँ पर ऑथर ने, आप ऑथर के व्यू पॉइंट से यहाँ पर डिसएग्री भी कर सकते हैं। अब ऑथर का ये कहना है कि हम बहुत ज़्यादा कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रह रहे हैं। अब कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रहने का मतलब ये है कि हमारे पास पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पर अगर कोई प्राइवेट में जाकर अपना इलाज कराता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि अगर उसने पैसे दिए हैं तो उसे यहाँ पर 5 स्टार फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए और वो पूरी तरीके से ठीक हो जाना चाहिए। तो द इन्फ्लुएंस ऑफ कैपिटलिज्म ऑन अ डेली लाइफ इज़ नॉट ओनली प्रोफाउंड बट actually is stressful. The very fact that the unfortunate patient in question had to seek treatment in a public health care setup, तो अगर कोई यहाँ पर प्राइवेट हेल्थ केयर सेटअप में जाता है तो वो ये सोचता है कि अगर उसने पैसे दिए हैं तो उसको यहाँ पर 5 स्टार फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। तो द पेइंग पेशेंट नाउ डिमांड्स 5 स्टार फैसिलिटीज़, डॉक्टर सेल ट्रीटमेंट एंड द पेशेंट हैज़ बिकम रिड्यूस टू अ मेयर कंज्यूमर। तो पहला इन्होंने ये रीज़न दिया है कि प्रॉब्लम क्या है, द एब्सेंस ऑफ जस्टिस। इसके अलावा अगर किसी के साथ बुरा होता भी है तो उसको ये नहीं भरोसा होता कि उसको जस्टिस मिलेगी। तो द एब्सेंस ऑफ जस्टिस इज नॉट ओनली कॉम्प्लीमेंटेड बाय द रूलिंग क्लास बट अ सेंस ऑफ इम्प्यूनिटी इज ऑल्सो सोन इन द माइंड्स। तीसरी बात, पायल ताडवी नाम की एक डॉक्टर थी 2019 में, जो ट्राइबल कम्युनिटी से थी। उन्होंने यहाँ पर सुसाइड किया था क्योंकि उनको हेरेसमेंट किया जा रहा था बाय द कास्ट प्रिविलेज सीनियर्स। तो बेसिकली उनका कास्ट के बेसिस पे यहाँ पर हेरेसमेंट किया जा रहा था। तो इन इंडिया डॉक्टर्स आर कंसिडर्ड गॉड्स। तो डॉक्टर्स को गॉड्स माना जाता है और भगवान से तो गलती होती नहीं है। तो दिस इज़ यूनिक। और जब यहाँ पर डॉक्टर की वजह से किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है या तो किसी रीज़न की वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है, कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से डेथ हो जाती है, लेकिन लोग तो यही मानते हैं भगवान, जो डॉक्टर है वो तो भगवान है, तो उन्होंने कैसे यहाँ पर पेशेंट को नहीं बचाया। तो इन इंडिया डॉक्टर्स आर कंसिडर्ड गॉड्स। दिस इज़ यूनिक। द एंगर ऑफ द इंडियन पेशेंट इज ऑल्सो देयर फॉर यूनिक। जैसे कि 2012 में एक गायनेकोलॉजिस्ट थी। अब गायनेकोलॉजिस्ट के पास कोई प्रेग्नेंट महिला आई होगी, उसकी डेथ हो गई होगी, तो उसके बाद जो उस प्रेग्नेंट महिला का जो पति था, उसने ये जो डॉक्टर थी उसको ही मार डाला। तो आई कैन hardly recount such a murder from anywhere in the country, in the world. A part of this brutality arises from the breach of trust. तो अब गॉड और डिवोटी के बीच में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाता है, क्योंकि हम तो यही मानते हैं कि गॉड तो सब कुछ कर सकता है, तो उससे कैसे गलती हो सकती है, या किसी मेडिकल कंडीशन को वो कैसे नहीं ठीक कर सकता है। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो डॉक्टर्स की भी कहीं ना कहीं गलती है। जब उनको गॉड की तरह वर्शिप किया जाता है तब तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तब तो वो ऑब्जेक्ट नहीं करते हैं। तो जब उनको गॉड की तरह वर्शिप करके उनको इतने ज़्यादा प्रिविलेजेस दिए जाते हैं तो बेसिकली उनके पीछे एक हेलो आ जाता है। तो बट दिस स्पीशियस हेलो मेक्स देम वल्नरेबल व्हेन दे फेल एज ह्यूमंस। तो जब वो यहाँ पर ह्यूमंस की तरह फेल हो जाते हैं तो फिर वो वल्नरेबल हो जाते हैं, लोग उनको अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो ये ऑथर का व्यू पॉइंट है, आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं पूरी तरीके से, कोई ऐसी बात नहीं है। आगे हम चलते हैं। यूक्रेन फेसेस असॉल्ट इन द ईस्ट। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है, जो यहाँ पर रशिया डी एस्केलेशन की बात करेंगे, हम डी एस्केलेशन करेंगे, तो एक्चुअली रशिया डी एस्केलेशन करना नहीं चाह रहा। रशिया चाह रहा है उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाए और वो अपने सप्लाईज को वापस से रीग्रुप कर सके। तो heavy fighting raged on the outskirts of Kyiv and other zones Thursday amid indications the Kremlin is using talk of de-escalation as cover while regrouping and resupplying its forces. पुतिन सेट्स डेडलाइन फॉर रूबल गैस पेमेंट्स। अब यहाँ पर पुतिन ने बोला कि हम तो यहाँ पर जो पेमेंट लेंगे वो डॉलर या यूरो में नहीं लेंगे, वो हम रूबल में ही लेंगे, तभी हम यहाँ पर आपको नेचुरल गैस सप्लाई करने वाले हैं। वाई हैव सम ई स्कूटर्स हैव बीन कैचिंग फायर। अब आपको ये पता होगा ई स्कूटर्स में क्या यूज़ किया जाता है, तो लिथियम आयन बैटरीज यूज़ की जाती है। तो EVs आर पावर्ड बाई लिथियम आयन बैटरीज ऑफ द काइंड यूज्ड इन सेल फोन्स एंड स्मार्ट वॉचेस। ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं, लाइट वेट होती हैं, आसानी से रिचार्ज हो सकती हैं। तो लाइट वेट, हाई एनर्जी डेंसिटी और एबिलिटी टू रिचार्ज। अब क्या क्या होता है लिथियम आयन में, तो एनोड होता है, कैथोड होता है, सेपरेटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है और 2 करंट कलेक्टर्स होते हैं। जो एनोड और कैथोड होता है जहाँ पर लिथियम को स्टोर किया जाता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज्ड लिथियम आइंस फ्लो होते हैं वहाँ से फ्रॉम द एनोड टू द कैथोड, और यहाँ पर सेपरेटर से भी फ्लो होते हैं, एंड वाइस वर्सा थ्रू द सेपरेटर। द मूवमेंट ऑफ द लिथियम आइंस क्रिएट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाते हैं। तो पूरा यहाँ पर मैकेनिज्म बताया गया है कि यहाँ पर जो लिथियम आयन बैटरी होती है उसमें क्या क्या होता है। तो एनोड, कैथोड, सेपरेटर, इलेक्ट्रोलाइट और 2 करंट कलेक्टर्स। बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।